साथियों नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान द सॉल्यूशन। आई एम डॉक्टर अशोक विजय और आज से यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 यानी पीईटी की जो परीक्षा है प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट की जो 2025 की यानी 2025 की परीक्षा है, उसके लिए आज से मैं जीके जीएस की, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स इन तीनों की मिली जुली क्लास प्रारंभ कर रहा हूँ। और क्लास की जहाँ तक बात है तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि पूर्व में आ चुके हैं क्वेश्चन पेपर, पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मैं बात करूँगा। तो इसमें कम से कम 15 से 20 क्लासेस आपको जो पहले की क्लासेस हैं, तो इसमें मैं अभी पेट 2023 की जो परीक्षा हुई थी वो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 और प्रत्येक शिफ्ट में 2 पेपर हुए थे, यानी कि 2023 में कुल 4 पेपर हुए। तो उन 4 पेपर्स का सॉल्यूशन पहले मैं आपको दूंगा, उसके बाद 2022 की और 2021 की। तो इस तरह से कुल आपको 3 वर्ष के जो परीक्षा हुई है उस परीक्षा का सेम टू सेम वही पेपर ही आपका को सॉल्यूशन आपके लिए यहाँ पर होगी समाधान दो सॉल्यूशन के चैनल पे। और ऐसा इसलिए है, इसका उद्देश्य ये है कि आप जब आप पेट परीक्षा में जा रहे हैं तो एक बार आप ये ज़रूर देखें कि ये पेट परीक्षा में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, और ये जो है इनकी गंभीरता कितनी होती है, इनको किस तरह से सॉल्व आपको करना है। तो इस तरह से आप प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हैं पेट 2023, 22 और 21 के, इनके शिफ्ट वाइज, और ये शिफ्ट 1 की जो 28/10/2023 को हुई थी परीक्षा शिफ्ट 1 में, उसका पेपर आज जो है पहली वीडियो है। तो फर्स्ट वीडियो में 2023 में जो परीक्षा हुई है पेट की, उसके फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न होंगे। ये प्रश्न देखिए, जीके जीएस, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स तीनों मिला के कुल आपको 50 प्रश्न होते हैं परीक्षा में। तीनों मिला के आपको कितने प्रश्न मिलेंगे? 50 प्रश्न मिलेंगे। तो 50 में 25-25 के प्रश्नों का आपको, जैसे पहली वीडियो है इसमें 25 प्रश्न, देन 25 प्रश्न। तो इस तरह से जैसे 28 को जो परीक्षा हुई उसके जो 50 प्रश्न हो गए इन तीनों के, जीके जीएस, स्टैटिक जीके और करंट के, तो तीनों के 50 में से 25 पहली वीडियो में, देन 25 सेकेंड वीडियो में। तो इस तरह से जैसे आपने हमारे इस चैनल पर 25-25 प्रश्नों की क्लासेस देखी हैं उसी तरह से होंगे। तो बहुत ही ध्यान से देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी, क्योंकि ये सीधे सीधे आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं, उनका सॉल्यूशन है ये। तो वो सॉल्यूशन देख लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो इससे न केवल ये आपका प्रैक्टिस होगा, ऐसे ही प्रश्न आएंगे, ये प्रश्न अभी आप देखेंगे कि कई प्रश्न रिपीटेड होंगे। तो न केवल आपकी प्रैक्टिस होगी बल्कि आपको इसकी गंभीरता का, इसके लेवल का जो प्रश्नों का है उसको वो पता चल जाएगा। स्टैटिक जीके में सारे वो शामिल इसमें किए गए हैं प्रश्न। अभी तो फिलहाल जो क्वेश्चन पेपर है वो वही आप देख रहे हैं। और जीके जीएस में जैसे इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, भूगोल, सामान्य विज्ञान, तो ये सारे प्रश्न जो कि आए हुए हैं पेपर में, वो सारा पेपर ही आपको सॉल्यूशन देने का प्रयास किया जा रहा है। तो बहुत ही ध्यान से देखिए, पूरी वीडियो देखिए और बड़ी गंभीरता से इसको देखिए, क्योंकि ये बहुत ही प्रॉफिटेबल, ये पूरी वीडियोज़ की जो श्रृंखला है वो साबित होगी आपके लिए। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद है? ऋग्वेदा कॉन्टेंट्स डायलॉग बिटवीन अ सेज नेम्ड विश्वामित्र एंड विच 2 रिवर्स। तो विश्वामित्र के साथ किन 2 नदियों के बीच संवाद है ऋग्वेद में, यह प्रश्न पूछा गया है। तो क्या ये सतलज और चिनाब है, या चिनाब और रावी है, या ब्यास और सतलुज है, या ब्यास और झेलम है? तो देखिए, विश्वामित्र के साथ व्यास और सतलुज नदियों के साथ संवाद, डायलॉग है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, व्यास और सतलुज। अब एक कथोपकथन है, कथन उपकथन क्या है कि विश्वामित्र जो है, विश्वामित्र नदी कथा, ये कथोपकथन का नाम है। ऋग्वेद के 3 मंडल में इसका उल्लेख है।
संवाद क्या है, विश्वामित्र और शतुद्री व विपाशा नदियों के बीच है। अब देखिए यहाँ व्यास और सतलज इनका नाम पड़ गया है, यानी शतुद्री कौन है, व्यास है, और विपाशा सतलुज है। तो ये स्वयं में एक प्रश्न आता है और कई बार आया हुआ है परीक्षा में कि व्यास का पूर्व नाम क्या था, तो शतुद्री था, और सतलुज का विपाशा। ऋग्वेद में अब देखिए ये प्रश्न ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार जिस नदी का उल्लेख है वो है सिंधु नदी, एक बार जिसका उल्लेख है वो गंगा नदी। अब देखिए इस समय बहुत सी सबसे प्रसिद्ध नदी गंगा है, लेकिन ऋग्वेद में एक बार उल्लेख है। सबसे पवित्र नदी, देखिए सर्वाधिक बार पूछे तो सिंधु नदी, लेकिन सबसे पवित्र नदी की बात करें तो ऋग्वेद में वो है सरस्वती को माना गया है। ऋग्वेद की बात करें तो ये विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, यानी प्राचीनतम ग्रंथ है, न केवल भारत का बल्कि पूरे विश्व का। इसमें 10 मंडल हैं और ये 228 नहीं 1028 1028 सूक्त हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि एक प्रश्न के एवज में आपको 8, 10, 12 प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, जो कि हमारे वीडियोज़ की, हमारे क्लासेस की विशेषता होती है। इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। समाधान द सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, और आप देखेंगे कि इस तरह से आपको व्याख्याएं लगातार मिलेंगी, तो एक प्रश्न अनेक प्रश्नों के उत्तर देगा। दूसरा प्रश्न देखिए, 1722 में कहाँ की सूबेदारी राजा सवाई जयसिंह को दी गई थी? इन 1722 द सूबेदारी ऑफ विच प्लेस वाज गिवन टू राजा सवाई जयसिंह। तो राजा सवाई जयसिंह को 1722 में आगरा की सूबेदारी दी गई। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब देखिए सम्राट मोहम्मद शाह द्वारा इनकी नियुक्ति की गई सूबेदार के रूप में, और आगरा का सूबेदार बनाया गया था सवाई जयसिंह को। बाद में इन्हें ही मालवा की भी सूबेदारी दे दी गई, तो 2 जगह के सूबेदार हो गई। सवाई एक पदवी है, जयसिंह नाम है, सवाई जयसिंह पदवी है, और ये किसके द्वारा दी गई थी? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फर्रुखशियर के द्वारा सवाई की पदवी दी गई थी जयसिंह को। नेक्स्ट है, तीसरा प्रश्न है, महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा, जिन का क्या अर्थ है? तो जिन का अर्थ क्या है? महावीर स्वामी वाज नोन एज जिन। व्हाट डज जिन्ना मीन? जिन मीन्स क्या है? भगवान, महान आत्मा, नॉन वायलेंट यानी अहिंसक, और विजेता। देखिए जिन का अर्थ है विजेता, अपने ऊपर विजय प्राप्त करना, अपनी इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करना। तो जिनको ज्ञान प्राप्त हो गया वो जिन कहलाए, यानी विजेता कहलाए, द कॉन्करर कहलाए, क्योंकि ये अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिए। महावीर स्वामी की बात करेंगे तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, और ये अंतिम तीर्थंकर भी थे, क्योंकि उसके बाद से तीर्थंकर जो है बनाने की परंपरा, घोषित करने की परंपरा खत्म हो गई थी। कैवल्य यानी मोक्ष की प्राप्ति के बाद उनको जिन की उपाधि दी गई, और इसका अर्थ होता है विजेता यानी कॉन्करर। अन्य उपाधियां जो हैं वो क्या दी गई? केवलिन। ये प्रश्न आया हुआ है कि जो है वो क्या कहलाए मोक्ष के बाद, कैवल्य के बाद? तो कैवल्य से केवलिन बनाए तो केवलिन कहलाए। अर्ह यानी योग्य, योग नहीं योग्य। अर्हता जिसे आप कहते हैं ना, अर्हता यानी योग्यता, अर्ह से योग्य। और निर्गंथ यानी बंधन रहित, बंधनों से जो बंधन है, संसार का बंधन है, उससे मुक्त हो गए, बंधन रहित हो गए। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर की बात करें तो ऋषभ देव थे, इनका आदिनाथ भी नाम है। महावीर स्वामी का जन्म 599 BC यानी ईसा पूर्व हुआ था, कुंडग्राम, वैशाली के कुंडग्राम में, और ये बिहार में है। मूल नाम वर्धमान इनका था, किसका? महावीर स्वामी का। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था, और मृत्यु इनकी पावापुरी में हुई थी। तो देखिए इतने प्रश्नों के उत्तर आपको मिल रहे हैं, और ये सब प्रश्न जितने आप देख रहे हैं, कम से कम 10 से 15 प्रश्न आप इसमें मिलेंगे आपको, और ये सब आए हुए हैं परीक्षा में। इसलिए ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। चौथा प्रश्न है, और ये तो आप ये एग्जैक्ट वो पेपर देख रहे हैं जो फर्स्ट शिफ्ट में 2023 की पेट परीक्षा में आया हुआ है। प्रश्न नंबर 4 है, प्रश्न नंबर 4 है, 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित था? लंदन में, सैन फ्रांसिस्को में। देखिए ऑप्शन नंबर बी सही है, जो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का मुख्यालय था। इसके संस्थापक थे लाला हरदयाल एवं सोहन सिंह भाकना,
और 1913 में इसकी स्थापना हुई गदर पार्टी की। स्थापना के समय का कार्यालय का नाम था युगांतर आश्रम। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। स्थान सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका। नेक्स्ट है 5वां प्रश्न है। देखिए ये प्रश्न आए हैं पेट परीक्षा 2023 के फर्स्ट शिफ्ट के हैं, तो ध्यान से देखिएगा इस तरह से प्रश्न, और प्रश्नों को समझने का प्रयास कीजिए, ऐसे ही प्रश्न आपको मिलते हैं। उड़िया पठार भारत के किस राज्य में स्थित है? उड़िया प्लेट्यू सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? देखिए उड़िया पठार जो है ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है, राजस्थान में स्थित है। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार भी है, ये भी याद रखिएगा। स्थिति इसकी क्या है? माउंट आबू है, और ये सिरोही जिला है राजस्थान का, उसी में है, माउंट आबू के पास। भारत का सबसे ऊंचा पठार की बात करें तो ये लद्दाख का पठार है, ये याद रखिए। 6ठा प्रश्न है। 6ठा प्रश्न क्या है? ये है शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है? तो देखिए व्हाट कॉजेज रेनफॉल ऑन द कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु इन द बिगिनिंग ऑफ विंटर? तो जो जाड़े की शुरुआत में वहाँ जो वर्षा होती है तमिलनाडु में, वो इसका क्या कारण है? क्या उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्टर्न मानसून है, या स्थानीय वायु का परिसंचरण है, या टेम्परेट साइक्लोन है शीतोष्ण, या दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट मानसून है? देखिए ये साउथ वेस्ट से तो शुरुआत होती है वहाँ केरल की साइड से, लेकिन तमिलनाडु में जो जाड़े में वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून से होती है, लौटते हुए जिसको मानसून कहते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न मानसून कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज अगेन द राइट आंसर। उत्तर पूर्वी मानसून, नॉर्थ ईस्टर्न मानसून। अक्टूबर नवंबर में इसको लौटता मानसून की वर्षा कहते हैं। मानसून के चलने की दिशा दक्षिण की ओर उस समय होती है। शीतकालीन वर्षा वाले राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल आदि में ये शीतकालीन वर्षा होती है। नेक्स्ट है 7वां प्रश्न है। गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य FRP यानी फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, इसकी मंजूरी कौन देता है? तो FRP की मंजूरी विपणन एवं निरीक्षक निदेशालय कृषि मंत्रालय देता है, या राष्ट्रीय शर्करा संस्थान शर्करा से संबंधित होगा, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, और कृषि लागत एवं मूल्य आयोग? देखिए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग तो निर्धारण करता है, लेकिन इसकी मंजूरी जो है कौन देता है? आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, कैबिनेट कमेटी ऑन द इकोनॉमिक अफेयर्स, ये मंजूरी देती है। और सिफारिश कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, CACP। देखिए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है तो कृषि लागत और मूल्य आयोग का पहले नाम क्या था? कृषि लागत आयोग, कृषि मूल्य आयोग था। बाद में 1965 में, और 1985 से क्या हो गया? ये कृषि लागत और मूल्य आयोग है। तो ये भी प्रश्न आता है, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा इसको। 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न है कि भारत में स्वर्ण क्रांति यानी गोल्डन रिवॉल्यूशन किस क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है? इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट इन विच सेक्टर्स इन इंडिया? तो ये पेट्रोलियम, बागवानी, तिलहन और आलू उत्पादन, ये किसके लिए है? तो देखिए स्वर्ण क्रांति यानी गोल्डन रिवॉल्यूशन ये बागवानी, हॉर्टिकल्चर के लिए जिम्मेदार है। सो ऑप्शन नंबर बी सही है। इससे बहुत प्रश्न आते हैं, इसलिए कई इसमें दिए गए हैं, जानबूझ के इसको याद रखिएगा, ये सब प्रश्न आते हैं। तो गोल्डन रिवॉल्यूशन 1991 से 2003 के बीच की अवधि को कहा जाता है। अब देखिए कुछ और क्रांतियां हैं, रिवॉल्यूशंस हैं, क्या हैं? जैसे स्वर्ण क्रांति, शहद और बागवानी, जो अभी आपका पूछा गया है, गोल्डन रिवॉल्यूशन। पीली क्रांति यानी जो येलो रिवॉल्यूशन है, तिलहन, क्योंकि तेल पीला होता है, इससे आप अंदाजा लगाइएगा पीला। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, गेहूँ हरा भरा। नीली क्रांति मत्स्य मछली उत्पादन, पानी में रहती है, नीला पानी। गुलाबी क्रांति मांस और पोल्ट्री, इसी से अंदाजा लगाइएगा, रंग से भी तो आ जाएगा। लाल क्रांति टमाटर और मांस। भूरी क्रांति कॉफ़ी और चमड़ा। तो ये इंपॉर्टेंट क्रांतियाँ हैं, रिवॉल्यूशंस हैं, इनको याद रखिए, परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 9 है। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, इसका मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी लोकेटेड? नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद। देखिए ये जो है IRDA जिसको कहा जाता है,
इसका नाम आपने सुना होगा, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी सही है, हैदराबाद में। तो IRDA की बात करें तो इसकी स्थापना 2000 में हुई थी और पहले दिल्ली में इसका मुख्यालय था, लेकिन वर्तमान में हैदराबाद में है। और हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना में है, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में अब नहीं है। पहले ये आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी और स्थानांतरण 2001 में हुआ था, तो 1 साल बाद ही हैदराबाद ये चला गया था अपने स्थापना के बाद। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10। ये है, निम्न में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है जिसमें डिपॉजिट नहीं किया जाता? तो इसमें तो किया जाता है, वाणिज्य बैंक है, लोन संघ में भी डिपॉजिट होता है, क्रेडिट कोऑपरेटिव मिलता है। नाबार्ड इसमें डिपॉजिट नहीं कर सकते, ये कृषि की का सबसे बड़ा जो है बैंक है जो कि ऋण देता है। तो नाबार्ड जो है ये डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन नहीं है। नाबार्ड इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। और नाबार्ड के बारे में आप जानते हैं, नाबार्ड जो है ये फुल फॉर्म इसका होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो रूरल डेवलपमेंट से और एग्रीकल्चर के विकास से संबंधित है। पूर्व में RBI का एक भाग था, रिजर्व बैंक का कृषि ऋण कार्यों एवं तत्कालीन कृषि एवं पुनर्वित्त विकास निगम के रूप में ये कार्य करता था। बाद में इसको अलग से एक संस्थान बना दिया गया। वर्तमान में कृषि ऋण हेतु ये सर्वोच्च संस्था है। यह यानी कृषि के लिए वो बैंकों को भी ऋण देती है, बैंकों को के थ्रू जो है लोगों को ऋण मिलता है। 11वां प्रश्न है, 11वां प्रश्न है, एक व्यक्ति को जो संसद का सदस्य नहीं है, देखिए पॉलिटी का प्रश्न है, उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो क्या ये 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या 12 महीने? तो इसका उत्तर आप दे पाएंगे, ऑप्शन नंबर बी सही है। 6 महीने तक कोई बिना संसद सदस्य रहे मंत्री रह सकता है। उसके बीच में सदस्यता ग्रहण करनी होगी, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा से, अदरवाइज वो उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा या स्वतः उसकी सेवा मंत्री के रूप में समाप्त हो जाएगी। तो बिना संसद सदस्यता के जो वैध नियुक्ति वो 6 महीने के लिए होगी और इसके बाद या तो त्यागपत्र दें और नहीं तो सदस्यता समाप्त, मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। 6 महीना इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 12वां नंबर प्रश्न है, आधी यात्रा पूरी हो गई है, लाइक जरूर कर दीजिएगा। हाँ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलायड है? ये देखिए, ये 16 प्रकार का मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है 16 टाइप का कोलायड होता है। तो ये 16 कोलायड है, 16 प्रकार का एक तरह से कोलायड है। और उपयोग इसका क्या होता है? पेट की खराबी में, अपच में, सीने की जलन आदि में इसका उपयोग किया जाता है। 13वां प्रश्न है, आंतरिक सौर मंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह कौन है? तो ये ड्वार्फ प्लैनेट कौन सा है? तो देखिए, ये अकेला ही है, एकमात्र ही है, होमिया नाम का एक जो है बौना ग्रह है जो कि अकेला है अपने प्रकार का, इसलिए इसको याद रखिएगा। इसकी नहीं, ये इसका नहीं है, केवल इतना आप याद रखिए। 14 नंबर प्रश्न है, कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? तो ये 14वां प्रश्न है, ये साइंस से प्रश्न है। तो कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? तो जो है प्रोटोप्लाज्म को जमा देने वाला यह इथेनॉल, ऑप्शन नंबर बी, इथेनॉल जो है ये प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है। और इसका उपयोग इथेनॉल का क्या होता है? खाद्य उद्योग, फार्मास्यूटिकल उद्योग और इस तरह के कई अन्य उद्योगों में भी और निर्माण उद्योगों में भी यह कार्य करता है। और इसका जो है निर्माण जो है मुख्यतः मेथनॉल के ऑक्सीकरण द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से आप ये वाला प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। 15वां प्रश्न है, बिछुआ नेटल की पत्तियों के चुभने वाले बालों में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? विच एसिड इज प्रेजेंट इन द स्ट्रिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स? तो ये देखिए, बिछुआ की पत्तियों में चुभने वाले बालों में कौन सा, हाँ, तो इसका बाल चुभता है ना, ये बिछुआ जो होता है, आपने देखा होगा चुभते चुभते बाल होते हैं,
उसके बाल गड़ जाएंगे, खून निकलने लगेगा, तो ये मेथनोइक एसिड होता है, ये अम्ल मौजूद होता है। इसको फार्मिक एसिड या फार्मेलिक एसिड भी कहा जाता है। यह एक गंध रंगहीन द्रव है, लेकिन इसकी तीखी गंध होती है, स्वाद इसका खट्टा होता है। 16वां प्रश्न है, देखिए खेल से संबंधित प्रश्न है। भारतीय गोल्फर शुभंकर शर्मा को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इन विच ईयर शुभंकर शर्मा द इंडियन गोल्फर वाज कॉन्फर्ड द अर्जुन अवार्ड? तो देखिए अर्जुन अवार्ड से शुभंकर शर्मा को 2018 में पुरस्कृत किया गया था, तो बी ऑप्शन सही है। ये भारत के पेशेवर गोल्फ खिलाड़ी हैं। अर्जुन अवार्ड 2018 में मिला। देखिए अर्जुन अवार्ड जो है वो मेजर ध्यानचंद तो सबसे बड़ा पुरस्कार है, जिसका पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जिसका नाम था, अब उसका क्या नाम हो गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये भारत का सबसे बड़ा खेल का पुरस्कार है। इसके बाद एक पुरस्कार है तो अर्जुन पुरस्कार जो है ये दूसरा भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। और इस अर्जुन पुरस्कार में क्या होता है, खेल एक प्रशस्ति पत्र मिलता है, अर्जुन की कांस्य से प्रतिमा मिलती है और 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। नेक्स्ट है 17वां प्रश्न है। देखिए ये उस समय के लिए यह किससे संबंधित है, करंट का प्रश्न है। तो देखिए सारे तरह के प्रश्न आए हुए हैं और इस वीडियो में भी आपको वही प्रश्न बिल्कुल एज इट इज़ देखने को मिल रहे हैं। तो 17वां नंबर प्रश्न है, गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 के समापन समारोह के दौरान भारत ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2024 के लिए निम्न में से किस देश को मशाल सौंपी? तो 2024 के लिए उस देश को मशाल सौंपी जो 2024 में G20 की अध्यक्षता करेगा, यानी कौन, ब्राज़ील। सो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है, ब्राज़ील को सौंपी गई मशाल। स्टार्टअप 20 एक वैश्विक स्टार्टअप है। स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है जुलाई 2023 में गुरुग्राम हरियाणा में हुआ और उद्देश्य क्या था, पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर नवाचार सहयोग रणनीतिक संगठन को बढ़ावा देना। समापन अवसर पर स्टार्टअप 20 के अध्यक्ष डॉक्टर चिंतन वैष्णव ने आधिकारिक तौर पर अगले G20 अध्यक्ष ब्राज़ील को मशाल सौंप दी। स्टार्टअप 20 का अगला आयोजन जो है जुलाई 2024 में कहाँ होगा, ब्राज़ील में होगा और ब्राज़ील ही इसका अध्यक्ष होगा। नेक्स्ट है 18वां नंबर प्रश्न है और उम्मीद है कि ये वो प्रश्न हैं जो कि परीक्षा में चूँकि आए हैं एज इट इज़, आपको वो प्रश्नों हैं उनके आपको उनकी व्याख्याएं मिल रही हैं, तो आपको एक समझ विकसित हो रही होगी कि किस तरह से प्रश्न आएंगे। विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका जैब किस देश में शुरू किया जाएगा? वर्ल्ड फर्स्ट 7 मिनट कैंसर ट्रीटमेंट जैब टू बी रोल्ड आउट इन विच कंट्री? देखिए ये काम इंग्लैंड में हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ये 7 मिनट में कैंसर के उपचार का टीका है। ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा द्वारा यह उपयोग में लाया जा रहा है। 19वां नंबर प्रश्न है और ये प्रश्न है स्टैटिक जीके का। मेनम वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो मेनम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और असम में। तो देखिए मेनम जो है वो सिक्किम में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कई बार कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है और पेट 23 में तो ये पूछा ही गया है। तो सिक्किम में है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1969 में हुई थी। 20वां नंबर प्रश्न है। देखिए ये सब स्टैटिक जीके के प्रश्न हैं, इस तरह से प्रश्न आते हैं। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेज इज सिचुएटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? मैसूरू, कर्नाटका। यस, ऑप्शन नंबर ए सही है। मैसूर कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। स्थापना 1969 में भी इसकी भी हुई थी। 21वां नंबर प्रश्न है। इसके बाद 4 प्रश्न और बचेंगे। तो निम्न में से कौन मालदीव की आधिकारिक भाषा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मालदीव? तो ये दिवेही है, मालदीव की दिवेही, याद रखिएगा। मालदीव का राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो नारियल ताड़ है, राष्ट्रीय फूल पडुआक है और राष्ट्रीय मछली फेंटूचा है। ये भी याद रखिए, सब प्रश्न आए हुए हैं परीक्षा में। 22 नंबर प्रश्न है। 1967 में किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया? क्या कर दिया गया?
1967 में शौर्य चक्र कर दिया गया। किसका? अशोक चक्र का नाम किया गया था, लेकिन अशोक चक्र में 3 वर्ग था, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3। तो आप देखिए, यदि शौर्य चक्र पूछ रहा है तो ये तीसरा सही है। अशोक चक्र वर्ग 3 का नाम बदल के शौर्य चक्र कर दिया गया था। और ये क्या क्या हो गया था? अशोक चक्र 1, 2, 3। तो 1 को क्या अशोक चक्र ही रखा गया, 2 को कीर्ति और चक्र, 3 को, ये 3 नंबर है, ये थर्ड, तो थर्ड को शौर्य चक्र कर दिया गया। 1967 में भारत सरकार ने इसके नाम बदले थे। तो याद रखिएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 अशोक चक्र थे, उनका नाम बदल के पहले का तो वही रखा गया अशोक चक्र, दूसरे का कीर्ति चक्र, तीसरे का शौर्य चक्र। नेक्स्ट है, अब आप देख रहे हैं ना, इस तरह से प्रश्न आ रहे हैं, सब स्टैटिक जीके के ये लेवल के प्रश्न होते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा। 23 नंबर प्रश्न, इसके बाद 2 प्रश्न और बचेंगे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर किस राजनीतिक दल का गठन किया? यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रश्न है। हर तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं परीक्षा में। देखिए, चित्तरंजन CR दास और मोतीलाल नेहरू ने बहुत ही प्रसिद्ध पार्टी स्वराज पार्टी का गठन किया था, यह आपको पता भी होगा। इसका उद्देश्य था परिषद के अंदर रहकर अंग्रेजी सरकार का विरोध करने की राजनीति। देखिए, उसमें मामला ये था कि जो बड़े, लगभग सारे कांग्रेस के जो बड़े नेता थे, वो परिषद जो थी, परिषद से बाहर हो गए, सब इस्तीफा देके और उसमें शामिल न होकर उन्होंने कहा कि हम इसका विरोध करेंगे। बाद में ये हुआ कि सरकार अपना काम करती चली जा रही है, अंग्रेज सरकार अपने मन का, तो परिषद के अंदर कोई होता तो विरोध करता। तो इन दोनों ने क्या कहा, मोतीलाल नेहरू ने और CR दास ने, कि हम लोग चुनाव लड़के परिषद के अंदर चलते हैं और अंदर उसका विरोध करते हैं। लेकिन इनका भी बाद में कांग्रेस वालों ने विरोध किया था इसका, लेकिन स्वराज पार्टी उन्होंने बना ली थी और इसकी मान्यता भी कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में इन्होंने ले ली थी सितंबर 23 में। अध्यक्ष इसके CR दास थे और महासचिव मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट, 24 नंबर प्रश्न है, अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 49 तक कानून बनाए गए? देखिए, जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तो अधिराज्य विधानमंडल था, जिसको आप ऐसे हिंदी में न समझ के अंग्रेजी समझिए, क्या था, डोमिनियन स्टेट था। Dominion legislature made laws from 1947 to 1949 under the provision of which section of the Government of India Act 1935। चूँकि जो है डोमिनियन स्टेट था, तो डोमिनियन में क्या है कि हमारे अपने नियम नहीं थे, सरकार हमारी थी, नियम अंग्रेज़ों के थे। तो इसमें क्या था कि किस नियम के तहत सरकार चलते थे? तो सेक्शन 100 के तहत, याद रखिएगा, सेक्शन 100 के तहत 1947 से 49 तक जो है चले, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत ये सेक्शन था। तो एक तरह से जब एक्ट पूछे तो आप बताएंगे कि ये जो सरकार थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत चलती थी, और सेक्शन 100। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक डोमिनियन स्टेट बन गया था, ये बात आप जानते हैं। और डोमिनियन स्टेट की धारा जो 100 थी, उसी के तहत 49 तक कानून बनाया गया और उसी के तहत उसको उन कानूनों को फॉलो किया गया। अंतिम प्रश्न है कि किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर है? विच हाई कोर्ट हैज ज्यूरिडिक्शन ओवर द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स? तो ये मद्रास हाई कोर्ट है, या आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट है, या कलकत्ता है, या कौन, दिल्ली उच्च न्यायालय है। तो किसका पूछ रहा है? अंडमान और निकोबार का। तो आप ध्यान से देखेंगे तो कलकत्ता, अंडमान निकोबार किधर है? बंगाल की खाड़ी में के आगे है। तो ये कलकत्ता के से रिलेटेड है, इसलिए ये कहाँ, किससे संबंधित होगा? ये ऑप्शन नंबर सी होगा, कलकत्ता उच्च न्यायालय से। कोलकाता नहीं बल्कि कलकत्ता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जो है पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार दोनों का है, यानी इन दोनों स्टेट्स के जो है इसके अंतर्गत आते हैं और ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत आते हैं कलकत्ता हाई कोर्ट के। और स्थापना क्या है? 1862 में इसकी स्थापना हुई। और जो सबसे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट बने थे। तो सबसे पहले हाई कोर्ट केस बम्बई हाई कोर्ट बना था। तो इन इन सबसे पहले जो 3 हाई कोर्ट बने थे उसमें से ही कलकत्ता हाई कोर्ट भी है। तो साथियों, आपने देखा कि ये जो पेट की हमारी पहली क्लास थी और ये क्लास कौन सी है, सॉल्यूशन की है। ये जो है 2023 जो है पेट 2023 जो परीक्षा हुई है ये उसी के एज इट इज़ प्रश्न हैं पेट 2023 के फर्स्ट शिफ्ट के। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको शिफ्ट वाइज अभी 2023 पेट की फर्स्ट शिफ्ट का 25 प्रश्न था, 25 और आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। इस तरह से लगातार आप जो 3 साल में लगभग 8 शिफ्ट में बल्कि 10 शिफ्ट में 10 शिफ्ट के 20 वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। इस तरह से आपको एक आकलन मिल जाएगा कि किस तरह से ये प्रश्न आते हैं। दूसरा ये है कि आपने 25 प्रश्न देखा, लेकिन एक प्रश्न के आपने वो देखा, जो व्याख्याएं देखी, वो एक प्रश्न के एवज में बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं। तो आप इसको 25 के बजाय लगभग 150 से 200 मान लीजिए कि प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जा रहा है। इसलिए बहुत ही ध्यान से, बहुत ही तन्मयता से और बहुत गंभीरता से इसको देखिए, आपके बहुत ही काम आने वाली है। इसलिए समाधान द सॉल्यूशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करिए और बिल्कुल लगे रहिए। और ये मान लीजिए कि अभी जो लगभग 2 महीने प्लस आपके लिए टाइम मिला है, इसका पूरा उपयोग कीजिए और निश्चित है आपको सफलता मिलेगी, इसमें दो मत नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम।